न्यू चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री। मतलब हम लोगों ने रियल नंबर और पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। आज से हम लोगों का ज्योमेट्री में एंट्री मार रहे हैं। मतलब जो हम लोग यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। इसका नाम क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें तुमको ये बता दे रहे हैं कि 95-97% केवल थ्योरी ही मिलेंगे, तुमके केवल कॉपी पर लिखना है और समझना है। पोस्टुलेट्स, एक्सियोम, ये सब क्या क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लें। यूक्लिड ज्योमेट्री से मतलब ज्योमेट्री का शुरुआत ही कैसे हुआ, ज्योमेट्री का शुरुआत कैसे हुआ, वही चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसका लिखा हुआ है द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक। जो ज्योमेट्री है वो कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। उसके बाद जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब जो हम लोग अर्थ को क्या करें? मेजरमेंट करें। अर्थ के मेजरमेंट को ही बोला जाता है ज्योमेट्री। अर्थ के मेजरमेंट को ही बोला जाता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म इन एशियंट सिविलाइजेशन। कहने का मतलब क्या कि ये जो ज्योमेट्री अपीयर क्यों हुआ, ज्योमेट्री क्यों आया, ज्योमेट्री आया किस लिए, कारण क्या था ज्योमेट्री आने के लिए, मतलब क्यों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ये ज्योमेट्री का कारण है लैंड को मेजरमेंट करने के लिए। बहुत बड़ा बड़ा जो लैंड होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए किसका कौन आया? ज्योमेट्री। यहाँ पर ज्योमेट्री का प्रयोग किया गया। ये ज्योमेट्री जिसे पहले के जमाना में जो एशियंट सिविलाइजेशन के समय में, मतलब उस टाइम के समय में इसका मतलब इसके बारे में कुछ लोग जानते नहीं थे, इसके बारे में कोई जानते नहीं थे। बहुत धीरे धीरे लोग इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। तो एशियन सिविलाइजेशन में 3 मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ग्रीक डेवलप ज्योमेट्री इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर। जो ग्रीक के जो लोग थे जो ज्योमेट्री को डेवलप किया उसको बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर की तरह से क्या किया? डेवलप किया। जैसे इसमें 3 मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, जिसका नाम है थेल्स। का नाम तो सुने होंगे, थेल्स थ्योरम, जो 10th क्लास में तुम लोगों को पढ़ना है। शायद रिमूव्ड हो गया है थेल्स थ्योरम सिलेबस से, लेकिन थेल्स थ्योरम का नाम सुने होंगे। दूसरा होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका तो नाम सबको पता है। अगर नेम नहीं पता है इसका, पाइथागोरस थ्योरम का अगर नेम नहीं पता है, मतलब 9th क्लास लायक नहीं हो तुम सब। एंड यूक्लिड ज्योमेट्री कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑन ज्योमेट्री। 3 लोग थे, थेल्स, पाइथागोरस और यूक्लिड। 3 लोग मिलके ज्योमेट्री के बारे में क्या किया? ज्योमेट्री को थोड़ा एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया। सबसे पहला चीज, थेल्स प्रूव दैट अ सर्कल इज बाइसेक्ट बाय इट्स डायमीटर। जो थेल्स थे, देखो अभी सबको पता है बाइसेक्ट कहने का मतलब क्या? इक्वल पार्ट में क्या कर देना? डिवाइड करना। बाइसेक्ट अगर बोल रहे हैं इसका मतलब इक्वल पार्ट में क्या कर देना? डिवाइड कर देना। जो थेल्स थे वो सर्कल इज बाइसेक्ट बाय डायमीटर, मतलब सर्कल को डायमीटर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट में, नहीं करता है। अगर मान लो ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो ये डायमीटर इसको 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा है। वही इन्होंने क्या किया था? प्रूव किया था। कौन? थेल्स। उसके बाद पाइथागोरस डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू ग्रेट एक्सटेंट। मतलब पाइथागोरस भी ज्योमेट्री में बहुत कुछ खोज करके उस ज्योमेट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाए। उसके बाद यूक्लिड थे। यूक्लिड इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट बाय यूजिंग डेडिकेटिव लॉजिकल रीजनिंग एंड previously proved result. The geometry of the plane figure is known as Euclidean geometry. His famous book, यहाँ तक देखो, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। कहने का मतलब क्या? जो यूक्लिडियन थे, यूक्लिड थे, जो अभी तुम लोग अभी पढ़ रहे हो ना कि LHS इक्वल टू RHS करने वाला, प्रूफ करने वाला, पढ़ते हो ना कि प्रूफ दैट इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, मतलब प्रूव करने वाला इन्होंने ही लाया था। कोई भी चीज प्रूव करने वाला चीज इन्होंने ही लाया था। कि मतलब पिछले वाले को आगे वाले से हम लोग कैसे प्रूव किया जाता है, ये यूक्लिड ही ने लाया था। मतलब कोई भी आप जितना पढ़ोगे ना इस चैप्टर में, सारा प्रूफ डेट पढ़ोगे, प्रूफ डेट। तो ये इन्हीं का दिया हुआ है। किनका? यूक्लिड के बारे में। अब क्या हुआ कि दिस ज्योमेट्री प्लेन फिगर इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हिज फेमस बुक, इनका एक फेमस बुक था जिनका नाम था एलिमेंट्स। ये जो जितना हम लिख कर लाए ना, ये RS अग्रवाल का ही दिया हुआ है फर्स्ट पेज में। इंट्रोड्यूस टू यूक्लिड ज्योमेट्री जब पढ़ोगे, बुक निकालोगे RS अग्रवाल के बुक में, तो ये सबसे ऊपर ही दिया हुआ है। वो हिस्ट्री के बारे में वहीं से लेकर आए हैं। ठीक है। हिज फेमस बुक, उनका एक फेमस बुक था जिनका नाम है एलिमेंट्स। उनका नाम क्या है?
उस बुक का नाम था एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर। उन्होंने अपने बुक में उस बुक को एलिमेंट्स बुक को 13 चैप्टर में क्या किया था, डिवाइड किया था। कितने चैप्टर में? 13। जैसे तुम्हारा आर्य सागर वाला जिसमें 18 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 19 चैप्टर है, वैसे ही वो अपने बुक को कितने चैप्टर में डिवाइड किए थे? वो केवल ज्योमेट्री के ही बारे में था। उस बुक वो बुक कैसा था? ज्योमेट्री के ही बारे में था। और उसमें उन्होंने 13 चैप्टर उसको डिवाइड किया था। और उस 13 चैप्टर पर 13 चैप्टर कंटेन वंडरफुल रिजल्ट ऑफ ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारे कुछ ऐसे बात बताए थे, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ समराइज उनके बुक का कुछ समराइज दिया हुआ है, मतलब वो डेफिनेशन उन्होंने लिखा था, वही यहाँ डेफिनेशन लेकर आए हैं। क्या बताया था? पहला दिया था तो पॉइंट, बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ पॉइंट हैज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। उन्होंने बोला था कि जो पॉइंट होता है उसके कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। बोल दिया था केवल पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। पार्ट कहने का मतलब क्या कि अब जैसे मान लो कि ये सर्कल है, इसका 4 पार्ट कर दिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अगर वही पॉइंट है तो उन्होंने बोला था कि इस पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं है, इस पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं है। अब आगे देखना क्या इसका मतलब समझ में आएगा, आगे बताएंगे। पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं है। दूसरा बोला लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन का कोई ब्रेथ नहीं होता है, ब्रेथलेस होता है, उसका लेंथ केवल होता है, उसका ब्रेथ नहीं होता है। जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन है ना, इस लाइन का केवल लेंथ होता है, बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे आगे उस साइड बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, इसका कोई ब्रेथ नहीं होता है। इस लाइन का कोई ब्रेथ का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हो गया तो ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया? ब्रेथ। तो उन्होंने बोला था कि लाइन का कोई भी ब्रेथ नहीं होता है। केवल सुनते जाओ। एंड ऑफ द लाइन इन आर 1 पॉइंट। उन्होंने बोला था कि जो लाइन होता है ना, जो लाइन होता है उसके एंड में पॉइंट होते हैं। उन्होंने बोला कि जो लाइन होता है वो लाइन के एंड में क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। यही चीज उन्होंने बोला। अगला बोला अ स्ट्रेट लाइन इज अ व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब ये जो लाइन है इस पर एक एक पॉइंट करके 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 ऐसे 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 पॉइंट है इसके ऊपर। इसी पॉइंट से छोटे छोटे पॉइंट से एक क्या बने हैं? लाइन बने। उन्हीं का डेफिनेशन दिया सब है कि अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। उसी लाइन के ऊपर छोटे 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 क्या है? पॉइंट है। ठीक है। अब आगे बताया गया अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मतलब कोई सरफेस है, उस सरफेस का केवल लेंथ होता है और ब्रेथ होता है और कुछ नहीं होता है। उसमें तो वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि जो सरफेस होता है, कोई भी कार्डबोर्ड ले लो, उस कार्डबोर्ड में केवल क्या होता है? लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। बस इतना ही बताया था उन्होंने। क्या होगा? लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। फिर बोला द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। मतलब जो किसी भी सरफेस का जो एजेस होते हैं, एजेस कहने का मतलब क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला जो एज होता है, ये एज है ना, ये एज है, ये एज है, ये एज है। तो कोई भी सरफेस का जो एज होते हैं वो लाइन होते हैं। जो एज होते हैं वो क्या होते हैं? लाइन होते हैं। उन्होंने बताया। फिर अ प्लेन सरफेस व्हिच लाइन इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब जो सरफेस होते हैं, ये सरफेस है तो इसमें क्या है? बहुत सारे लाइन से ये सरफेस बने हैं। जैसे इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें भी लाइन, इसमें लाइन 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 लाइन। तो ये सब लाइन से मिलकर बने। ये इनका कुछ डेफिनेशन था, इसके बारे में समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? ये सब ये बात करें हम लोग, जैसे यहाँ पर कुछ यूक्लिड ने अपने डेफिनेशन दिए थे अपने चैप्टर में, एलिमेंट्स बुक में कुछ अपने क्या दिए थे? एलिमेंट्स डेफिनेशन दिए थे, उसको यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। अब क्या हुआ, इस डेफिनेशन को देखकर बहुत सारे मैथमेटिशियन भी थोड़ा सा देख उनके समराइज्ड डेफिनेशन को पढ़े, उसके बाद इसके बारे में जज किए। तो उन्होंने कहा इफ वी केयरफुल स्टडी दिस डेफिनेशन, जब हम लोग इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ें, we will find that some of the term like part, length, breadth evenly need to be further explained clearly। मतलब क्या कि इस स्टेटमेंट को हम लोग देख रहे हैं, ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग क्लियरली देखें तो हम लोगों को और जरूरत है कि इस वाले इसमें कोई कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेंटेंस है जिसको हम लोगों को डिफाइन करना जरूरी है। जैसे मान लो लिखा है अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। मतलब जो पार्ट होया
जो पार्ट है, अब इस पार्ट को भी हम लोगों को जरूरत है कि पार्ट को क्या करे, डिफाइन करे। जैसे यहाँ पर ब्रेथ हो गया, तो ब्रेथ का भी डेफिनेशन की लिखा हुआ है कि सम ऑफ द टर्म लाइक पार्ट, लेंथ, ब्रेथ, इवनली इट इज नीड टू बी फर्दर एक्सप्लेन, मतलब इसको भी एक्सप्लेन करने की क्या है, जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इन द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट द वर्ड ऑफ पार्ट नीड टू बी डिफाइंड, मतलब जो पॉइंट है, जो उसका क्या बोलते हैं पार्ट है, उसको भी जरूरत है क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, है कि नहीं जरूरत, कि पॉइंट क्या होता है, पार्ट क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है, उसको भी डिफाइन करने की जरूरत है। अगर जैसे एक डेफिनेशन लिख दिए हैं, तो इसमें जो ऐसा ऐसा जो सेंटेंस है, पार्ट है, टॉपिक है, पॉइंट, तो उसको हम लोगों को डिफाइन करना अनिवार्य है कि नहीं है। तो वही चीज बोल रहा है, समथिंग दैट ऑक्यूपाई, जैसे अगर हम लोग पार्ट को डिफाइन करें, अगर हम लोग पार्ट को डिफाइन करें, तो पार्ट को क्या बोलोगे, कहोगे कि पार्ट एज समथिंग दैट ऑक्यूपाई एरिया, मतलब पार्ट एक ऐसा चीज है जो एरिया को क्या करे, ऑक्यूपाई करे। लेकिन उसमें भी एक टर्म आ गया एरिया, तो एरिया को भी डिफाइन करना जरूरत है। हर एक टर्म डिफाइन करना अलग अलग, जब कोई चीज डिफाइन करेंगे तो एक नया टर्म आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, उसको भी डिफाइन करना पॉसिबल है, हर एक टर्म को डिफाइन करना। इफ यू डिफाइन एज पार्ट एज अ समथिंग दैट ऑक्यूपाई एरिया, तो एरिया आ गया, एरिया को भी डिफाइन करना जरूरी है। ऑक्यूपाई आ गया, ऑक्यूपाई को भी डिफाइन करना जरूरी है। अगर ऑक्यूपाई को डिफाइन करेंगे, उसमें कोई एक वर्ड आ गया, उसको भी डिफाइन करना जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारा वर्ड आता जाएगा जिसको हम लोगों को डिफाइन करना क्या है, आवश्यकता पड़ेगा। इसीलिए देन अगेन एरिया हैज टू बी डिफाइंड, द मैथमेटिशियन एग्रीड, जब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने एक साथ एग्री किया, ऐसे है ज्योमेट्री का टर्म जिसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, अनडिफाइन करना ही छोड़ देना चाहिए, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में डिफाइंड है। यहाँ लिखा हुआ मैथमेटिशियन एग्री, मैथमेटिशियन जो थे आपस में एग्री किए कि ज्योमेट्री टर्म अनडिफाइंड, मतलब ज्योमेट्री के कुछ ऐसे भी टर्म है जिसको हम लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बात करें स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या, कि अ सेंटेंस व्हिच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट उसको बोला जाता है तुम जज कर सको कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। अगर कोई चीज अगर सही है तो हम लोग जज कर रहे हैं ना कि हाँ ये चीज सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। अगर हम किसी चीज को जज नहीं कर पा रहे हैं तो ये स्टेटमेंट नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि तुम बैठे रहो, ये सही बात नहीं है, तो हम अगर जज कर रहे हैं कि तुमको ज्यादा मोटा होना जरूरत नहीं है, ज्यादा मोटा होना जरूरी नहीं है, हम जज कर रहे हैं, सुनो, हम जज कर रहे हैं कि तुमको मोटा ज्यादा होना जरूरी नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत। अगर सही है या फॉल्स है तो हम एक अपना स्टेटमेंट को जज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी अगर जज कर लिए कि ये ट्रू है या सही है या गलत, इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है। जैसे लिखा हुआ है सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन 180 डिग्री, ये बताओ खड़ा हो, सही है गलत, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, गलत है, जज कर लिया ना कि गलत है, यानी तुम्हें ये एक स्टेटमेंट हुआ। द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ट्रू या फॉल्स, जज किया ना ये ट्रू होता है, इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट है या नहीं है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस होते हैं पर स्टेटमेंट नहीं होता। बताए नहीं है। We can see that there were chain of the word which remain undefined, कहने का मतलब क्या, कि हर एक टर्म पर एक चैन बनता जा रहा है। कि अभी हम लोग एरिया टर्म पार्ट को डिवाइड किए, एरिया आया, एरिया को डिवाइड करेंगे कुछ और आएगा, उसको करेंगे कुछ और जाएगा, कुछ एक टर्म आता जाएगा, एक चैन बनता जाएगा डिफाइन का। तो वही चीज होता है जिसको हम लोग डिफाइन करना जरूरी है, उसको अनडिफाइन ही क्या कर दो, छोड़ दो। वही चीज दिया हुआ है, तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हमको पता है कि ये ट्रू है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट। कुछ ऐसे भी टर्म आते हैं जो सेंटेंस होते हैं लेकिन स्टेटमेंट नहीं होते। जैसे कहने का मतलब क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ये भी एग्जाम्पल ही है। जैसे अगर हम लिख दिए लड़का, अगर हम लिख दिए कि 2 लेस देन 5 से 2 बड़ा है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ये स्टेटमेंट हुआ। ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट हुआ। अब बताओ x ग्रेटर देन 5, ट्रू या फॉल्स,
यानी ये स्टेटमेंट तो है, अरे क्या बोलते, सेंटेंस तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। एक्स के जगह पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। 5 से अगर कम आएगा तो हम लोग छोटा हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, और 5 से बड़ा आता है, इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यानी हम लोग इसको जज नहीं कर सकते, यानी ये भी सेंटेंस हुआ, लेकिन ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि हमको जज कर लिए, यानी ये स्टेटमेंट हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस है पर स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको देखकर जज नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अपने चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो वही चीज बताया गया, और कुछ एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स दिया गया, यूक्लिड का भी एक्सियोम और पोस्टुलेट्स दिया गया, वो हम लोग आज देखेंगे एक्सियोम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। एक्सियोम्स कहने का मतलब जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े, वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े उसको एक्सियोम बोलते हैं, और पोस्टुलेट भी इसी को बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों सेम ही होता है, बस 19-20 का फर्क है। क्या फर्क है, ध्यान समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफाई लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सियोम। मतलब जो एक्सियोम होता है ना, वो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए नहीं है, मतलब मैथ में कोई भी टॉपिक हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक हो, चैप्टर हो, उसमें उसको एक्सियोम बोला जाता है, उसमें एक्सियोम का यूज होता है। कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, उसमें एक्सियोम। और जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो केवल ज्योमेट्री में यूज होता है। पोस्टुलेट्स किसमें, केवल ज्योमेट्री में। अब ज्योमेट्री में जैसे अलजेब्रा हो गया, और क्या हो गया, स्टैटिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं उसके अंदर होते हैं। तो एक्सियोम केवल उसी में होंगे, पूरे मैथ्स के पूरे चैप्टर में, और ज्योमेट्री केवल टू केवल किसमें होगा, पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री में होगा। पोस्टुलेट्स किसमें होगा, केवल ज्योमेट्री में। अब यूक्लिड ने कुछ अपने एक्सियोम दिए थे, एक्सियोम को बताया 7 एक्सियोम है। इस टोटल 7 एक्सियोम को आप लोगों को याद करना पड़ेगा लाइन से, कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सियोम नंबर 7, एक्सियोम नंबर 2। ऐसे नहीं याद करना है कि इसको बोल रहे हैं पहले इसको बोल रहे हैं पहले इसको बोल रहे, नहीं, तुमको लगातार याद करना पड़ेगा, तुमको लगातार याद करना पड़ेगा कि एक्सियोम नंबर 1 ये होता है, एक्सियोम नंबर 2 ये होता है, एक्सियोम नंबर 3 ये होता है, तुमको याद करने पड़ेंगे। अरे समझ में ना, तो एक्सियोम क्या क्या था, एक्सियोम मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हम लिख दिए ये पॉइंट है, अगर किसी से भी बोलेंगे तो ये कहेगा कि ये पॉइंट है, बिंदु है, तो क्या इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या कि ये बिंदु ही है, ये पॉइंट है, लड़का इसका पापा का नाम है, मतलब कुछ भी। अब ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये एक्सियोम है। बात करें टोटल 7 एक्सियोम है यूक्लिड का, उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, व्हिच थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब ये हुआ, कहाँ पिछाओ कहाँ पिछाओ कर रहा है, चलो उधर चलो इधर, हटे चल पीछे। अब बात करें हम लोग फर्स्ट एक्सियोम, फर्स्ट एक्सियोम क्या बोला है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, देखो अब समझ में आएगा। अगर मान लो ए किसी के बराबर है, मान लो ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है, तो ऐसे पढ़े हो ना कभी कि अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो वही चीज है कि अगर ए बी के भी बराबर है और ए सी के भी बराबर है, इसका मतलब ये हुआ जो ए होगा जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, वो सी के भी बराबर होगा। नहीं समझ में आया,
पहला एक्सियोम का मतलब ये होता है अगर ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है, इसका मतलब बी और सी के भी बराबर है। समझ में आ रहा है ना? ये पहला एक्सियोम होगा, यूक्लिड का पहला एक्सियोम। दूसरा समझो, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। समझो, अगर, इसका मतलब समझो दूसरा का, अगर इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर सुनो, अगर ए बराबर है बी, ए बराबर है बी और बी मान लो और है तुम्हारा सी बराबर है डी, ए बराबर है बी और सी बराबर है, जब दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे यानी ए प्लस सी और बी प्लस डी, तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? दूसरा एक्सियोम ये है कि अगर ए बराबर है बी और सी बराबर है डी, तो ए और सी को अगर ऐड करेंगे और बी और डी को ऐड करेंगे तो बीच में भी ये भी दोनों का जो ऐड किए वो भी बराबर ही होगा। ये दूसरा एक्सियोम, वो इसे तुम लोगों को पता है, ये पहले से ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनाते हो तो तुम लोगों को पता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाते जैसे पॉलिनोमियल में बनाते थे कि 2x प्लस 3 बराबर 5, 7x माइनस 3 बराबर 8। अब इसको सोल्व करते थे माइनस प्लस माइनस, ऐसे कट कर लेते 2x बराबर 8, मतलब इसको ऐड किए, इसको ऐड किए तो ये और इससे दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। नहीं बताए थे? तो वही चीजें, ये सब चीज तुम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। वही चीज लिखा हुआ है एक्सियोम नंबर 3, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। मतलब तीसरा में अगर ए बराबर बी है और ए सी बराबर क्या है? डी है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ए माइनस सी और बी माइनस डी, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अरे होंगे। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल में से इक्वल को घटाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या बचेगा? इक्वल ही बचेगा। जो ये रिमाइंडर आया वो भी क्या होगा? इक्वल। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगला एक्सियोम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कहने का मतलब अगर जैसे मान लो ये तुम्हारा एक पार्ट हुआ, मान लो एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जैसे मान लो कि कोई ये भी पार्ट हो सकता है या सर्कल ही हुए, मान लो ये पूरा होल सर्कल है, इसका एक जो छोटा सा पार्ट होगा, ये जो छोटा सा पार्ट होगा, ये जो छोटा सा पार्ट होगा, ये छोटा वाला पार्ट जो होगा ना छोटा होगा, ये और जो बच गया वो बड़ा होगा। मतलब द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब टोटल जो होगा ना ये छोटे वाले पार्ट से बड़ा होगा। सबको पता है अगर इतना बड़ा हो पार्ट है उसमें से छोटा सा एक पार्ट निकाल लिए तो वो वाला छोटा वाला पार्ट से वो होल क्या होगा? पूरा बड़ा होगा। ये एक्सियोम नंबर 5 है। एक्सियोम नंबर 6 बोल रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब क्या कि अगर ए टू बी के बराबर है, ए टू बी के बराबर है, ए जो है टू बी के बराबर है, और जो मान लो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर, ए टू बी के बराबर है और बी टू बी के बराबर है, तो दोनों इक्वल रहेंगे, फिर भी ये ए बराबर क्या होंगे? बी। डबल क्यों ना हो फिर भी ए बराबर क्या होगा? बी। एक्सियोम नंबर कौन सा है? 6। मतलब ए टू बी के भी बराबर है और बी टू बी की भी बराबर है, तो ए बराबर क्या होगा? बी। मतलब एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, तो आरएचएस दोनों इक्वल है ना, तो आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस अपने आप क्या होगा? मान लो यहाँ बी के जगह पर तुम सी भी लिख सकते हो, ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर। अगर सी है डी है कुछ भी लो ना, यही होगा। अब अगला बोला है थिंग्स विच आर हाफ,
ऑफ द सेम थिंग विच आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब क्या, अगर ए 1/2 बी के बराबर है और अगर बी, मान लो सी लेते हैं, सी 1/2 के बी के बराबर है, तो ये ए इक्वल टू क्या होगा, सी। नहीं समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार फिर से समझो। पहला एक्सियोम यह है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई भी चीज आपस में इक्वल है, कोई भी चीज आपस में इक्वल है, अगर एक साइड दोनों, मतलब ए बी के भी इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है, इसका मतलब बी बराबर सी होगा, क्योंकि ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बराबर सी। यानी अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस अपने आप इक्वल होगा, अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस अपने आप इक्वल होगा। दूसरा यही बोला है, अगर इक्वल को इक्वल के साथ ऐड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा। जैसे इन दोनों को अगर ऐड किए तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, इन दोनों भी इक्वल होगा आपस में जब इसको ऐड करेंगे तो। तीसरा केस, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। अगला बोला क्या है, ये वाला थिंग्स वी कॉन्साइड, अच्छा ये वाला नहीं बताया, चौथा नंबर, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, मान लो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये लाइन है, ये लाइन हो गया ए बी। चौथा नंबर में ए और बी एक लाइन है, और इसके ऊपर एक और लाइन डाल दे, कॉन्साइड कर दे, ओवरलैप कर दे, तो ए बी बी सी का क्या होगा, मान लो ये ए बी हो गया और एक बार मार दे रहे हैं सी और डी, एक लाइन और डाल दे रहे हैं सी और डी, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक लाइन ये है और एक लाइन के ऊपर एक और लाइन डाल दी है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्साइड, कोई भी चीज अगर ओवरलैप होता है तो उसके ऊपर जब डालेंगे दूसरा ओवरलैप करेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। चौथा नंबर। पांचवा नंबर है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब पूरा होल एक छोटे वाले पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। अगला, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई चीज डबल है, ए बी का डबल है, मतलब ए टू बी है, बी का डबल है, सी टू बी का डबल है, मतलब कोई भी चीज आपस में डबल है तो ए और सी आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। वही सेम चीज है, इसमें डबल था, इसमें क्या था, हाफ था, हाफ का मतलब 1/2। तो अगर ए इसका हाफ है, बी इसका हाफ है, यानी ये दोनों अगर बराबर है, यानी ए बराबर सी। ये टोटल तुमको 7 एक्सियोम तुमको याद करने पड़ेंगे, रटना पड़ेगा इसको, इतना एक्सियोम को एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे। एक्सियोम नंबर 5, एक्सियोम नंबर 7, एक्सियोम नंबर 2, यूक्लिड का एक्सियोम नंबर 7, ऐसे तुमको पूछा जाएगा, तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? किसी को भी प्रॉब्लम? चलिए क्लियर, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, हम लोगों ने 7 एक्सियोम कवर कर चुके हैं। अब बात करें इंसिडेंट एक्सियोम ऑनलाइन, मतलब लाइन पर जो एक्सियोम फॉलो होता है उसको हम लोग देखेंगे, जो इंसिडेंट एक्सियोम ऑनलाइन। सबसे पहला एक्सियोम ये होता है लाइन पर कि अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। एक जो लाइन होता है, इस लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली, मतलब ये जो लाइन है ना, इस पर इनफाइनाइटली क्या होंगे, पॉइंट होंगे। नहीं समझ में आया? लगा नहीं आया समझ में? मतलब किसी लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं किसी लाइन पर। दूसरा एक्सियोम ये बोला है, थ्रू आउट अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन, मतलब एक पॉइंट पर बहुत सारे क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट पर बहुत सारे लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइटली पॉइंट, एक पॉइंट पर इनफाइनाइटली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सियोम नंबर 2। तीसरा, वन एंड ओनली लाइन कैन बी ड्रॉन पास थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी 2 गिवन पॉइंट में केवल एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, इस चीज को हम लोगों को प्रूव करने की जरूरत है क्या, कि अगर 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि इससे एक ही लाइन पास करेगा, इससे ज्यादा कर सकता है क्या? इन दोनों पॉइंट से अब कोई लाइन है, ऐसा लाइन है जो पास कर सकता है एक लाइन के अलावा?
नहीं कर सकता है। इसको प्रूव करने की जरूरत है नहीं है, इसी को एक्सियोम बोला जाता है। तो तुम्हारा तीसरा एक्सियोम यह है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो गिवन पॉइंट में केवल हम एक ही लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक लाइन। बात करें यूक्लिड के कुछ 5 पोस्टुलेट से, एक्सियोम क्लियर हो गया। 5 पोस्टुलेट्स का कहां यूज होता है, ज्योमेट्री में। पोस्टुलेट्स कहां यूज होते हैं, ज्योमेट्री में। और एक्सियोम कहां पर यूज होते हैं, मतलब पूरे मैथमेटिक्स में। अरे समझा रहे हो क्या, मारेंगे दूथा। हम क्या बोले हैं कि जैसे एक्सियोम पूरे मैथमेटिक्स में यूज होंगे और पोस्टुलेट्स किस में, केवल ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री का जो कुछ 5 पोस्टुलेट्स है ज्योमेट्री में, वो हम लोग समझेंगे। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। A straight line may be drawn from any one point to any other point. Euclid assumed that there is a unique line joining two distinct points. क्या, जैसा एक पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट एक ही यूनिट लाइन बन सकता है। हाँ ये हो सकता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। इसमें कितने भी हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे, कितने भी लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो इसमें केवल एक ही पॉइंट मीट करेगा, यूनिक लाइन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन तुम्हारा इन दोनों पॉइंट से क्या करेगा, ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा पाला, इसका पाला, ये पाला का हो गया, ये वाला दूसरा का हो गया, और ये तीसरा का हो गया, ये वाला पाला। ठीक है, फिगर साथ में बनाना है, खाली थ्योरी नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि किसी 2 पॉइंट से बीच में जो लाइन आएंगे वो केवल एक ही यूनिक लाइन होंगे जो ज्वाइन करेंगे उसको। समझ में आ रहा है। दूसरा, अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इन इंडेफिनेटली। मतलब जो लाइन सेगमेंट होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कट कर दिए ए और यहाँ पर कट कर दिए बी, तो लाइन तो तुम्हारा इंडेफिनेट तो जाता ही है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें 2 एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब जिसमें 2 एंड पॉइंट। तो इसका जो लाइन हो गया आगे तक हम लोग इन्फिनाइटली तक क्या कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी लाइन को इन्फिनाइटली तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बीच में हम लोग कट भी कर दें, 2 पॉइंट है यहाँ पर, मान लो ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट हुआ इतना, और आगे तो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगे तीर लगा हुआ है। तो बात करें, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कोई भी सर्कल, इतना सा सर्कल डालो या इतना सा सर्कल डालो या इतना सा सर्कल बनाओ, सबका सेंटर एक ही रेडियस होगा। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कैसा भी राइट एंगल बने, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कैसा भी राइट एंगल क्यों ना बनाओ, ऐसा हम राइट एंगल बनाते हैं, या ऐसा राइट एंगल बनाओ, या ऐसा राइट एंगल बनाओ। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी एच आई, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। कैसा भी राइट एंगल बना दो, उसको टेढ़ा दो, इसे 360 डिग्री में घुमा दो, वो तीनों राइट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पोस्टुलेट्स नंबर कितना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो पोस्टुलेट्स नंबर 5 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। If a straight line falling on the two straight line, if a straight line falling on two straight line makes a interior angle, ध्यान समझो नहीं समझ में आएगा, makes a interior angle on the same side of its taken together less than 2 right angle, then the two straight line is produced infinitely meet that side on which the sum of the angle is less than the 2 right angle। इतना बड़ा लिखा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, समझो। ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ये 2 स्ट्रेट लाइन डाल दिए। इन दोनों स्ट्रेट लाइन में, इन दोनों स्ट्रेट लाइन में एक लाइन को हम क्या कर दिए, पास करा दिए। एक लाइन को क्या करा दिए,
पास करा दिए। लिखा हुआ है ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर less than the two right angle, then the two straight line produce infinitely meet on side on which the sum of the angle is less than the two right angle। कहने का मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल ये अल्टर इंटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल कितना बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बताओ इन दोनों लाइन में से क्वेश्चन ये बोला है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों देखो ये कभी तो मीट नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाता जाएगा, ये कभी दोनों लाइन मीट नहीं करेगा, लेकिन ये हो सकता है मीट करे, ये हो सकता है क्या करे मीट करे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कब मीट करेगा, हाँ ये कब मीट करेगा कि जो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल अगर 180 से कम होगा तब ये जाकर मीट करेगा। नहीं समझ में आया? जब ये दो लाइन में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है अगर ये 180 इसका सम 180 डिग्री से कम होगा तब जाकर ये मीट करेगा, वरना ये मीट नहीं करेगा। पोस्टुलेट्स नंबर 5 यही है। नहीं समझ में आया? आया ना समझ में? देखिए जो हम लोग अभी क्वेश्चन में मतलब 5 पोस्टुलेट्स पढ़े, हम लोग 5 पोस्टुलेट पढ़े थे। 5 पोस्टुलेट्स में ये तुम्हारा 5वां पोस्टुलेट्स नहीं है, उस 5वें पोस्टुलेट्स को क्या किया गया, थोड़ा मॉडिफाई करके बताया गया। 5वां पोस्टुलेट्स को क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। अब मॉडिफाई में क्या किया गया कि एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी, every line L and every point P not lying on L, there exists unique line M passing through the P parallel to L। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन, मतलब पोस्टुलेट्स को जब मॉडिफाई किया गया, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक लाइन L है, चलिए ये लाइन क्या है, ये लाइन L है। अब कोई भी पॉइंट P है, ये मान लो पॉइंट कौन सा है P, ये लाइन L है, ये पॉइंट P है। कहने का मतलब इस पॉइंट से तुम इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली लाइन कर सकते हो। एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन पास कर सकता है, मतलब इससे ऐसे ऐसे इनफाइनाइटली लाइन पास कर सकता है, लेकिन केवल एक ही लाइन होगा जो एल के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। नहीं समझ में आया? इसका केवल एक ही लाइन होगा जो एल के क्या होगा, पैरेलल होगा। यही तुम्हारा पोस्टुलेट्स को मॉडिफाई करके बताया गया। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? बात करें अगला लिखा हुआ है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम। कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होगा, ये सबको पता है, किसी को भी पता है कि दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो आपस में कभी पैरेलल नहीं होगा। अब बात करें हम लोग टोटल 5 एक्सियोम्स मतलब एक्सियोम्स पूरा क्लियर कर चुके हैं, 5 पोस्टुलेट क्लियर कर चुके हैं। 5 पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट्स क्या था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक लाइन पास करेगा। दूसरा पोस्टुलेट्स क्या था, दूसरा पोस्टुलेट्स ये था कि किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग आगे तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक। मान लो दो टर्मिनेट लाइन है, मतलब रुका हुआ लाइन को उसको हम लोग आगे तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट्स ये था कि कभी भी तीसरा पोस्टुलेट्स ये था कि कोई भी सर्कल हो उसका रेडियस, कोई भी सर्कल हो और उसका रेडियस हम लोग बना सकते हैं किसी भी सर्कल किसी भी रेडियस से मिलाकर। चौथा पोस्टुलेट्स क्या था तुम लोगों का, चौथा पोस्टुलेट्स ये था कि कैसा भी मतलब फिगर बना हो राइट एंगल का, मतलब ऐसा बना हो या ऐसा बना हो, अगर राइट एंगल है इसका मतलब तीनों फिगर क्या होगा, सेम होगा, तीनों इक्वल होगा, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। और पांचवा पोस्टुलेट्स ये था कि जब दो लाइन आपस में क्या बोलते हैं, जब दो लाइन जैसे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये जाकर पीछे कब मीट करेगा, ये जब ये इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तब ये जाकर क्या करेगा, मीट करेगा। ये पांचवा पोस्टुलेट था। आगे बात करें, ये तुम्हारा पोस्टुलेट्स को मॉडिफाई किया गया, तो अभी बताए हैं कि इस पॉइंट मतलब कोई लाइन एल है,
उसके ऊपर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P से केवल एक ही लाइन होगा जो इस एल के क्या होगा, पैरेलल होगा, और कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम। क्लियर। थ्योरम का बात करें अब, तो थ्योरम जैसे हम लोगों को स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट देखो, एक स्टेटमेंट बताए थे तुम लोगों को, एक्सियोम बताए थे। एक्सियोम एक्सियोम का मतलब ये होता है कि जिसको प्रूव करने की आवश्यकता ना पड़े, आवश्यकता क्या पड़े ही ना, कि मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े, उसको एक्सियोम बोला जाता है। बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ, अब बात करिए थ्योरम जिसको प्रूव करने की क्या पड़े, जरूरत। जैसे अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड अ प्रूफ, प्रूफ करने की जरूरत पड़े, प्रूफ करनी पड़े, उसको क्या, उसी को क्या बोलता है, थ्योरम। थ्योरम कहने का मतलब जैसे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अराउंड अ पॉइंट इज 180 डिग्री, किसी मान लो ये पॉइंट है, इस पर जितने भी एंगल बने हुए हैं इसका सम कितना डिग्री का बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। प्रूफ करने की जरूरत है, प्रूफ किया भी जाता है, करते हो ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इक्वल क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। प्रूफ करते हो कि नहीं करते हो, तो उसी को बोला जाता है थ्योरम, जिसको प्रूफ करने की जरूरत हो, और जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना हो उसको एक्सियोम बोला जाता है। क्लियर है यहां तक क्लियर। हम लोगों के जितने भी थ्योरी हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री का जितने भी थ्योरी हैं हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक थ्योरम बचा है, उस थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए लड़का तुम कहां जा रहे हो उधर, वेरी गुड। चलो लड़का चलो थ्योरम पर चलते हैं। अभी हम लोग एक्सियोम और पोस्टुलेट्स पढ़ने के बाद एक एनसीईआरटी में एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 5.1 शायद है, थ्योरम 5.1 है। बात करें, लिखा हुआ है प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन अ कॉमन। कहने का मतलब क्या, कि प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन, मतलब दो ठो लाइन दिया हुआ है, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब ये जो दो लाइन है इसमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होने चाहिए। हमको प्रूव करना है कि दो लाइन में कभी एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट होने का मतलब क्या, कि जैसे मान लो ये लाइन है, अब इसको मान लो एक लाइन ऐसे हुआ तो मान लो एक ही पॉइंट आएगा कॉमन, ये दोनों लाइन कट करेगा तो एक ही पॉइंट आएगा ना। तो वैसे मतलब हमको प्रूव करना है कि दो लाइन में केवल एक ही पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। अगर दो तीन पॉइंट कॉमन होने का मतलब क्या, ये लाइन कभी लाइन ऐसे होगा क्या, ऐसे ना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये लाइन है तुम्हारा, क्या ये लाइन है, नहीं है, यानी ये कर्व लाइन है। तो बात करें वही चीज बोला गया है यहाँ पर, प्रूव करना है हमको कि किसी दो लाइन में डिस्क्रीट लाइन अलग अलग लाइन दिया हुआ है, दो अलग अलग लाइन दिया हुआ है, और दोनों अलग अलग लाइन में हमको एक कॉमन पॉइंट को क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल ध्यान से समझिएगा कैसे प्रूव करना है। अब ध्यान से समझिएगा, बोला है कि दो अलग अलग लाइन, दो अलग अलग लाइन में तुमको प्रूव करना है एक कॉमन पॉइंट। तो ये बताइए कि अगर एक हम पैरेलल लाइन लेते हैं तो इसमें तो कभी जीवन में ये कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। दो पैरेलल अगर लाइन लेते हैं मतलब दो अलग अलग लाइन है, मतलब तीन केस होगा। एक लाइन ऐसा हो सकता है, एक लाइन ऐसा हो सकता है, और एक लाइन तुम्हारा एक के ऊपर हो सकता है, एक ही के ऊपर ओवरलैप। तीन केस हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर दो अलग अलग लाइन दिया हुआ है इसका मतलब कितना केस, तीन केस। कहने का मतलब एक पैरेलल लाइन, ये तो लेंगे नहीं हम लोग, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि कभी भी दो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पता है ना। ये वाला लाइन ले सकते हैं, ये वाला लाइन कभी नहीं लेंगे क्योंकि दो अलग लाइन है, एक के ऊपर एक ओवरलैप है, तो ये लेंगे नहीं। इसमें भी कॉमन पॉइंट बहुत सारा मिलेगा, तो ये तो लेंगे नहीं, ये वाला लाइन लेंगे हम लोग। अब बोला है कि इसका तुमको प्रूव करना है कि जो ये लाइन है इसका कॉमन पॉइंट कितना होगा, केवल एक कॉमन पॉइंट होगा। इसको क्या करना है, हमको प्रूव करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले चीज ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ है इफ, प्रूफ मांगे इफ एल पैरेलल एम, यदि अगर एल एम के पैरेलल है देन देयर इज नो कॉमन पॉइंट टू बोथ एल एंड एम। अगर एल और एम आपस में पैरेलल है इसका मतलब उसमें कभी भी कॉमन पॉइंट होगा नहीं। जैसे यहां पर लिखा है एल पैरेलल एम, देन देयर इज नो कॉमन पॉइंट टू बोथ एल एंड एम। एल और एम में कोई कॉमन पॉइंट तो मिलेगा नहीं,
यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए, लेट अस कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं कि इन केस एल नॉट पैरेलल टू एल, हम लोग अपने से मानते हैं, लेट करते हैं, अगर प्रूफ करना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? गलत साबित करना पड़ेगा। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा, गलत साबित करना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रूफ होगा। कैसे होगा? ध्यान समझिए, अपने से लेट करते हैं, मानते हैं कि जो एल है ना वो एम के पैरेलल नहीं है। एल एम के पैरेलल अगर नहीं है, इसका मतलब लेट पी एंड क्यू आर टू कॉमन पॉइंट्स टू बोथ एल एंड एम। अगर एल एम के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इसमें दो ठो कॉमन पॉइंट, अगर मान लेते हैं ये भी कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट, मान लो पी और क्यू, पी और क्यू दो ठो कॉमन पॉइंट दिए, अगर हम दो पॉइंट ले लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमको पता है ना, अगर देखो P एंड Q टू कॉमन पॉइंट टू बोथ L एंड M, तो यानी L कंटेन बोथ P, जो L कंटेन बोथ द पॉइंट P एंड Q, जो L होगा P और Q से पास करेगा। अगर इस लाइन पर P और Q दो कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब जो L है वो PQ से लाइन से पास करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? मतलब कि इस L लाइन पर अगर दो कॉमन पॉइंट है P और Q, तो लाइन पास करेगा, एक ही लाइन पास करेगा। और M पॉइंट पर भी दो कॉमन पॉइंट है P एंड Q, इसमें से भी पास कर रहा है। इसका मतलब क्या? इफ M कंटेन बोथ पॉइंट P एंड Q, इसका मतलब क्या? L P और Q से L लाइन भी पास कर रहा है और P एंड Q से M लाइन भी पास कर रहा है। ये क्या पॉसिबल है क्या? एक ही, अभी तुमको एक्सियम नंबर कौन सा, पोस्टुलेट नंबर 1 बताया गया है ना, पोस्टुलेट्स 1 बताया गया ना, कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट है, उस पर केवल एक ही लाइन पास कर सकता है, यूनिक लाइन। पोस्टुलेट्स नंबर 1, पोस्टुलेट्स नंबर 1 क्या बताया गया कि दो पॉइंट से केवल कितने लाइन पास करेगा? एक लाइन पास करेगा। लेकिन यहां पर P एंड Q जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से दो लाइन पास कर रहा है, L भी पास कर रहा है, M भी पास कर रहा है। क्या ये सही है? गलत है या नहीं है? गलत। यानी we know that there is one line passing through two distinct point P and Q, मतलब हमको पता है केवल P और Q से केवल एक ही लाइन पास करेगा। लेकिन इस केस में अगर हम लेट कर लिए हैं कि L नॉट पैरेलल टू M और इस पर दो ठो कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब दो लाइन पास कर रहा है, यानी जो हम माने हैं वो क्या है? गलत है। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, our assumption is wrong, two distinct line cannot have more than one common point। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कभी भी एक से ज्यादा लाइन पास नहीं करेगा। यही क्या होता है तुम्हारा प्रूफ। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो मान रहे हैं और जो पहले से माना गया है, वो दोनों आपस में अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। तुम्हारा स्टेटमेंट अलग है, मेरा स्टेटमेंट क्या है? अलग है। इसीलिए बोला जा रहा है दिस इज अ कंट्राडिक्शन। जो हम अपना एजम्पशन माने थे कि ये इसका क्या माने थे? लेट अस कंसीडर द केस ऑफ L नॉट पैरेलल टू M, लेट P एंड Q टू कॉमन पॉइंट इन द L एंड M। जो हम एजम्पशन माने थे, ये हमारा एजम्पशन क्या है? गलत है। जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं पोस्टुलेट्स 1 के हिसाब से कि किसी दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करेगा, प्रूफ। ये तुम्हारा थ्योरम नंबर 1 यूक्लिड ज्योमेट्री का। क्लियर? चलिए, यहीं से हम लोगों का इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, उसके बाद थ्योरम सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को क्या करेंगे? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 को क्लियर करेंगे।